नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हमारे जो चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर। क्या मेरे प्यारे दोस्त, एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसका जो है हमने मॉडल पेपर तैयार किया है और जो आपका पेपर 2023 में होने वाला है, ठीक है, उसी का मैंने जो है ये मॉडल पेपर तैयार किया आपके लिए। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास में भी ध्यान रखिएगा, सिद्धांत एवं वर्तमान प्रवृत्तियां, ये पेपर का नाम है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी यूनिवर्सिटी के बालक बालिकाएं हैं, बालिकाएं ही हैं, गृह विज्ञान में बालक कहाँ आते हैं, वो सभी लोग एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा अपने प्रश्न पत्र से। हो सकता है जो मैंने यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न पत्र बताया है, आपकी यूनिवर्सिटी में 3 नंबर प्रश्न पत्र हो या 4 नंबर प्रश्न पत्र हो या 1 नंबर प्रश्न पत्र हो। ठीक है, तो एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे वीडियो का पूरा जो है सहारा लेकर के पूरी अच्छे से तैयारी करके वहाँ पे जाएं और पता चले कि आपका ये पेपर था ही नहीं। ठीक है, तो ये आप जो है एक बार मिला लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, जब आपको प्रश्न पत्र प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सभी को पता है कि पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांट दिया जाता है। खंड आ, जिसका मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं। लगभग लगभग आपको 10 प्रश्न यहाँ पे दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है आपको 50 शब्दों में देना रहता है। ये आपका क्या हुआ, अति लघु उत्तरीय। दूसरा खंड जो आपका है वो खंड बा है। ठीक है, खंड बा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें आपको कुल मिला के 5 प्रश्न करने रहते हैं। दिए 10 क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन आपको करने कितने रहते हैं, केवल 5 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है आपको 200 शब्दों में देना रहता है। ठीक है, और जैसे ही आपका खंड बा समाप्त होता है, लघु उत्तरीय वाला सेक्शन, वहीं से आपका खंड सा अर्थात दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहां पर आपको जो है केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है आपको 500 शब्दों में देना रहता है। कितने शब्दों में प्यारे दोस्त, तो 500 शब्दों में आपको यहाँ पे देना रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही देखते हैं कि हमसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब हमें किन प्रकार से देना होगा। ठीक है, चलिए, कॉमन सा प्रश्न आपका पहला ही दिया गया है कि मानव विकास की परिभाषा देनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, मानव विकास के बारे में पूछा गया है, तो इसका जवाब आपको देना होगा कि हरलाक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। मतलब वो बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तन का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। परिपक्वता का मतलब मैच्योरिटी होता है। ठीक है, तो उसके ओर क्या होता है, परिपक्वता की लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कॉमन सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक है, ये आपको कोटेशन वहां पे छोड़ देना रहेगा। आई होप पहला नंबर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, क्या मेरे पास दोस्त, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मनोविश्लेषणवादियों की एक धारणा है जो पिता और पुत्री के बीच यौनाकर्षण से संबंधित है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं पे सुनने को मिलता होगा या देखने को मिलता होगा, जो कि काफ़ी शर्मनाक है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पिता जो है अपनी पुत्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। बात करते हैं, इसके अनुसार पुत्री का पिता की ओर संवेगात्मक तथा कामुक प्रकार का आकर्षण रहता है। ठीक है, क्या होता है, पुत्री का पिता की ओर, सॉरी वहाँ पे हमने जो है गलत बोल दिया, पिता नहीं, पुत्री का जो है क्या होता है, पिता की ओर संवेगात्मक तथा कामुक प्रकार का आकर्षण रहता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है कि विश्लेषण का मनोविश्लेषण का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे ऐसे वैसे क्वेश्चन मैं रखता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ही वहाँ पे रखने होते हैं। तो चलिए, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो मानव की मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो उसके व्यवहार होते हैं, उन्हीं के अध्ययन से संबंधित जो होता है, उसी को हम मनोविश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, किंतु इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। यह भावनात्मक रोग की चिकित्सा
के लिए उपाय बताता है। क्या? भावनात्मक रोग का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मानसिक हो जाता है कोई लोग। आपने जैसे एक मूवी देखी होगी अभी हाल में ही आई थी कबीर सिंह। वहाँ पे आप देखिए कि उसके नायिका के चले जाने के बाद जो है नायक काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो शराब वगैरह जो कि पीना बिल्कुल भी हानिकारक है, उन सभी चीज़ों का सेवन करने लगता है। तो इन सारी जो ये इस प्रकार के रोग होते हैं उसके चिकित्सा के लिए उपाय भी बताता है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, चौथा नंबर प्रश्न स्कीमा के बारे में। क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त? स्कीमा के बारे में, या आप कह सकते हैं स्कीमा किसे कहते हैं। इसका जवाब आपको देना होगा कि बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है? स्कीमा कॉमन सा शब्द है, आपने सुना भी होगा, तो अब आप जान लीजिए। क्या होता है कि जब कोई भी बालक होता है उसके मस्तिष्क में पहले से चीजें जो जमा होती हैं उन्हीं का उपयोग करके जब वो किसी विषय वस्तु के प्रति क्या कर लेता है, अपनी धारणा बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कह देते हैं। ठीक है? चलिए, अगला आपसे पूछा गया है कि सामाजिक अधिगम क्या है। ठीक है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सामाजिक अधिगम क्या है। ये आपका 5 नंबर प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको देना होगा कि दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। इसके द्वारा व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है? मतलब आपके साथ अक्सर जो है ये घटनाएं होती होंगी कि आपने किसी को जो है कोई वर्ड यूज करते देखा होगा और आपको बड़ा मजा आया होगा कि भाई ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है, और आप भी उसको जो है यूज में लाने लगे होंगे। तो इस प्रकार से जो है क्या हो रहा होता है कि जब आप दूसरे के व्यवहार को देखकर और आप उसी प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं, तो उसी को हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। ठीक है? इसके द्वारा कभी कभी होता है अभिवृत्तियों में परिवर्तन देखने को भी मिलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको परिवर्तन नहीं भी देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अवधान किसे कहते हैं। ठीक है? ये अवधान करके ऐसे छोड़ देंगे। तो अवधान किसे कहते हैं, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि अधिगम विषय वस्तु, ठीक है, जिसको सीखना है, या अधिगम विषय वस्तु जिसको आप सीखना चाहते हैं, को आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। ठीक है? मतलब कोई भी चीज अगर आप किसी बालक को सिखाना चाहते हैं और अगर आप उसको आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से उसके सामने पेश करते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, अवधान कह देते हैं। बात करें व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिगम विषय वस्तु को आकर्षित, लोकप्रिय और रोचक होना चाहिए। ठीक है? उसी में आपके एक वैज्ञानिक भी आ जाते हैं, कौन, बुंट के अनुसार। देखिए, बुंट महोदय ने लिखा है कि अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश में से चेतना के केंद्र में आता है। ठीक है? समझ पा रहे हैं? फिर से सुन लीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में आता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, अगला नंबर प्रश्न जो आपका 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, या इसमें आप मान लीजिए अगर अवधान में एक आध वैज्ञानिक के और नाम डालना चाहें तो हेब का नाम डाल सकते हैं। ठीक है? हेब महोदय ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अवधान वह स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया है जो संवेदिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार से पुनर्बलन का कार्य करती है तथा अधिगम से बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो ये कौन कहते हैं, आपके हेब महोदय कहते हैं। ठीक है? हेब आप ऐसे लिखेंगे, हाँ पर एक मात्रा है, आधा बा और बा। ठीक है? ये है आपके हेब महोदय। ये नाम थोड़ा चूंकि टफ है तो इसीलिए जो है मैंने इसको आपको बता दिया है। चलिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है कि पुनर्बलन क्या होता है। ठीक है? अगला प्रश्न क्या आपका पूछा गया है, पुनर्बलन क्या होता है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। ठीक है? क्या है, पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। ठीक है? थोड़ा जो है दिक्कत आ रही है, तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रकार आपका यहाँ पे दिया गया है धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। दूसरा आपका दिया गया है प्राथमिक पुनर्बलन पुनर्बलन और गौण पुनर्बलन। ठीक है? तो ये दो प्रकार के आपके जो है क्या होते हैं, पुनर्बलन होते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है?
चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 8वां नंबर आपसे पूछा गया है कि नैतिक तर्क क्या है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क के बारे में अक्सर करके जो है पूछ लिया जाता है। नैतिक तर्क क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसको आपको लिखना होगा कि कोहल वर्ग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कोहल वर्ग के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने से सम्मिलित शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहा जाता है। समझ रहे हो बात को, कि आप किसी चीज को अगर ये बताना चाहते हैं ये चीजें सही हैं या गलत हैं, इसके बारे में अगर आप निर्णय ले रहे हैं और इससे संबंधित जो आप चिंतन करते हैं, ठीक है, चिंतन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम नैतिक तर्क कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है परिस्थितिकी क्या है। ठीक है, परिस्थितिकी जो है ये आपसे पूछा गया परिस्थितिकी क्या है, तो इसका जवाब आपको देना होगा कि परिस्थितिकी पर्यावरण अध्ययन का वह भाग है जिसमें हम जीवों, पौधों, जंतुओं तथा उनके संबंधों या अन्य जीवित या गैर जीवित पर्यावरण पर परस्पर अधीनता के बारे में अध्ययन करते हैं। यही आपकी क्या कहलाती है, परिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर और आखिरी प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है किसके बारे में, तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के बारे में यहाँ पे आपको जो है बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। नैतिक विकास सिद्धांत है पूरा, तो ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से जवाब देना होगा कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बालकों के नैतिक विकास पर बल देता है, अर्थात उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि उनके लिए क्या उचित एवं अनुचित है। ठीक है, बात करें आगे लिखा गया है कि यह सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है। कौन सा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसका, कोहल वर्ग का। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए जैसे ही आपका ये अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन मतलब खंड आ समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड बा शुरू हो जाता है। खंड बा के बारे में देखें तो यहाँ पर भी आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं। टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको 200 शब्दों में देना रहेगा। यहाँ पे थोड़ा ये अलग हो जाता है कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको 2 प्रश्न पूछेंगे, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, अथवा करके यहाँ पे अथवा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस प्रकार से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो है एक ही प्रश्न क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह सकते हैं लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है और वैसे दूसरा प्रश्न है, दिया गया है कि फ्रायड द्वारा बताए गए मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। ठीक है, फ्रायड द्वारा बताए गए मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसका जवाब हमें कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली मूल प्रवृत्ति जो उन्होंने बताई है वो बताई है जीवन मूल प्रवृत्ति। ठीक है, और दूसरी बताई है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। बात करें जीवन मूल प्रवृत्ति के बारे में तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यह जीने के लिए साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करती है। क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। ठीक है, ये जीवन जीने के लिए साधन जुटाने के लिए आपको प्रेरित करती है। यह जीवन मूल प्रवृत्ति के शारीरिक व मानसिक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। इससे काम, वासना, भूख, प्यास शामिल है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जून कह रहे हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति में देखें तो इस मूल प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि घृणा मूल प्रवृत्ति के बारे में बताइए, तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा। इसका संबंध विनाश से है। किससे है, विनाश से है। यह मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। इसमें व्यक्ति आक्रामक व विध्वंस कार्य कर सकता है। इसको फ्रायड ने थेनाटोस कहा है। क्या कहा है, थेनाटोस कहा है। ठीक है, थाइनोस से याद कर सकते हैं इस नाम को, थेनाटोस। चलिए अगला प्रश्न जो है इसी में अथवा करके एक प्रश्न और भी पूछ लिया गया है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के गुण या विशेषताएं बताइए। ठीक है, क्या आपको गुण या फिर विशेषता आपको बतानी होगी किसके बारे में, तो एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि आपको पहले हेडिंग डालनी होगी एरिक्सन के सिद्धांत के गुण। क्या, एरिक्सन के सिद्धांत के गुण, ये आपकी जो है हेडिंग होगी। इसमें आपको फिर नीचे एक हेडिंग डालनी होगी कि समाज एवं व्यक्ति की भूमिका पर बल। वो क्या करते हैं, समाज की व्यक्ति और भूमिका पर बल देते हैं। लिखना होगा एरिक्सन ने व्यक्तित्व सिद्धांत की
सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन को स्वस्थ करने में सामाजिक कारकों एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिका को समान रूप से स्वीकार किया है। ठीक है, इसी में आपको दूसरा हेडिंग डालना होगा, किशोरावस्था को महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, ये एरिक्सन के सिद्धांत का दूसरा गुण है कि उन्होंने किशोरा अवस्था को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें आपको लिखना होगा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं बताई गई हैं, उसमें किशोरा अवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एरिक्सन के अनुसार किशोरा अवस्था व्यक्तित्व के विकास की अत्यधिक संवेदनशीलता अवस्था होती है। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इस अवस्था को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया था। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको डालना होगा, आशावादी दृष्टिकोण। इसमें आपको लिखना होगा कि एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। एरिक्सन का मानना है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की कुछ कमियां एवं सामर्थ्य होती हैं। अतः व्यक्ति यदि एक अवस्था में असफल हो गया हो तो आशय यह नहीं है कि दूसरी अवस्था में भी असफल ही होगा, क्योंकि खामियों के साथ साथ सामर्थ्य भी विद्यमान है जो प्राणी को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अगली हेडिंग यानी चौथी नंबर हेडिंग आपको यहाँ पे डालना होगा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक को मनोसामाजिक घटनाओं को शामिल करना। ठीक है, ये इनका चौथा गुण है। बात करते हैं, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास एवं समन्वय की व्याख्या करने में व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की मनोविश्लेषणात्मक घटनाओं को शामिल किया है, जो इसे अन्य सिद्धांतों से अत्यधिक विशिष्ट बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना रहेगा। चलिए, इसी में जो है आपका तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, अधिगम से आप क्या समझते हैं? और अधिगम का जो है आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त, अधिगम का आपको जो है यहाँ पे महत्व भी बताना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए, अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब देते हैं। पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। व्यापक का मतलब हुआ बहुत बड़ा, ठीक है, सतत का मतलब लगातार आप कह सकते हैं, और जीवन पर्यंत का मतलब जब से मनुष्य जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक की चलने वाली ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतने ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रिया एवं उपक्रिया करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने से वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है और वह हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब भी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना इसी विचार को कहते हैं। बात करते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान अभिप्रेरणा है। ठीक है, इसी में आपके वुडवर्थ महोदय आते हैं और उन्होंने लिखा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, उसी में आपके दूसरे अगले आ जाते हैं, BF स्किनर महोदय। उन्होंने लिखा है कि सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगले आपके आ जाते हैं, JP गिलफर्ड के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्या? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। आपके काल्विन के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और आपके क्रो महोदय ने लिखा है, सीखना एवं ज्ञान अभिवृद्धि का अर्जन है। क्या? सीखना एवं ज्ञान अभिवृद्धि का क्या है? अर्जन है। ठीक है, अब आपको
हेडिंग डालना होगा अधिगम का महत्व। इसमें आपको बताना होगा अधिगम को शिक्षा के समान माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में जीवन से प्राप्त अधिगम अनुभवों का एक भाग होता है। अधिगम के महत्व को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला प्रकार आपका यहाँ पे बताया गया है, अधिगम आवश्यक है। ठीक है, पहली हेडिंग आपको डालना होगा अधिगम आवश्यक है। इसमें आपको लिखना होगा अधिगम पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जो अधिगम के बिना एक जीवित आदमी किसी के काम का नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं। आगे लिखना होगा, कोई भी व्यक्ति जो अपने वातावरण को भी नहीं समझता वह मृत व्यक्ति के समान है। कल्पना करो कि कोई प्राणी जन्म लेता है और खुली हवा में सांस लेना नहीं सीखता तो वह किसी भी समय मर सकता है। समझ रहे हो बात को। दूसरा आपको हेडिंग डालनी होगी अधिगम वृद्धि एवं विकास में सहायक। इसमें आपको लिखना होगा कि परिपक्वता और अधिगम के अंत क्रिया, ठीक है, अंता क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हमारे व्यक्तित्व के सभी पक्षों, भौतिक पक्ष, ठीक है, गामक पक्ष, संज्ञात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष आदि सभी का विकास होता है। परिपक्वता से हमारे शरीर का विकास होता है, परंतु अधिगम एक अर्जित व्यवहार होने के नाते इच्छित दिशा और दशा प्रदान करता है। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको डालना होगा अधिगम जीवन की आवश्यकताओं को समझने में सहायक। इसमें आपको लिखना होगा कि अधिगम हमें जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं का बोध कराने में सहायक करता है और हमें ऐसे तरीके सिखाता है जिससे हम उन्हें प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा तथा उन पर अधिपत्य कर सके। एक व्यक्ति से जीवन भर हाथ से पकड़कर कार्य नहीं करवाया जा सकता। जैसे जैसे ही वह बड़ा होता है वैसे वह सीखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे यह सीखने की आवश्यकता होती है कि खाना कैसे खाना है। ठीक है, बात करते हैं और इसके पश्चात उसे अपना भोजन कैसे कमाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है एक आध और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अधिगम योग्यता को बढ़ाता है। क्या ये आपको लिखना होगा कि अधिगम जो है क्या करता है, योग्यता को बढ़ाता है। इसमें आपको लिखना होगा कि अधिगम प्राप्त करने की हमें योग्यता तथा इच्छा की बात एक निश्चय कराती है कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे तथा हमें कितनी सफलता मिलेगी। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों की पूर्ति के लिए हम साप्रत्यय लोगों तथा परिस्थितियों के अधिगम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसी में आपका जो है अगला प्रश्न अथवा करके दे दिया गया है, या तो आप ये करेंगे या तो आप ये करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो अगला प्रश्न दिया गया है कि इड हम तथा परा अहम को समझाइए। क्या इड हम तथा परा हम, ईगो एंड सुपर ईगो, समझ रहे हो बात को मेरे। इसको आपको क्या करना है, समझाना है। तो इसमें आपको जो है पहली हेडिंग डाल देनी होगी इड। ठीक है, पहले हम इड के बारे में ही देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना होगा फ्रायड ने इड से आशय अचेतन मन के सभी अधरों से है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, अचेतन मन के सभी आधारों से लिया गया है। अर्थात फ्रायड की जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रायड की सेक्सुअल बिहेवियर थ्योरी से संबंधित सभी विचार इड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इनके अनुसार इनका निर्माण बालक के जन्म से ही हो जाता है। जब शिशु माँ का स्तनपान करता है या अपने अंगूठे को चूसता है, यह सभी उस काम भावना को जागृत करते हैं या दर्शाने की क्रिया होती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि सिगमंड फ्रायड ने इन्हीं विचारों की आलोचना सबसे अधिक होती है। जो आपके सिगमंड फ्रायड जी हैं, उन्होंने जो ये विचार दिया है इसकी जो है सबसे ज़्यादा क्या आपको आलोचना देखने को मिलेगी। आलोचकों के अनुसार देखें तो फ्रायड मस्तिष्क के विचारों को नहीं बल्कि अपने स्वयं के विचारों को प्रकट करने का कार्य करता है, ये उनके क्या आलोचक लोग कहते हैं। और आगे लिखते हैं कि फ्रायड के अनुसार इड के विचारों का जन्म मनुष्य के जन्म से ही हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा आपका हेडिंग यहाँ पे डालना होगा अहम। ठीक है, इसको हम ईगो के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में देखें तो ईगो कहेंगे। इसमें आपको लिखना होगा कि फ्रायड के अनुसार मनुष्य का अहम तत्व अर्धचेतन मन है। ठीक है, क्या तत्व अर्धचेतन मन है, यह व्यक्ति के विचारों का नियंत्रण कर उसमें अंकुश लगाने का कार्य करता है। बात करें अर्थात जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करने की सोचता है तब उसके मन में एक आंतरिक विचार आता है जो उसे
उस गलत कार्य को ना करने के लिए प्रेरित करता है, उसमें मनुष्य के भीतर दो विचारों की उत्पत्ति एक साथ हो जाती है, ठीक है, जिसे मानसिक द्वंद्व भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई चीज आया होगा कि चलिए जो है वो आम का पेड़ है और अच्छा खासा आम लगा है, चलिए उसको तोड़ते हैं और खाते हैं। लेकिन आपके एक मन ने कहा होगा नहीं, अभी आ जाएगा, पकड़ लेगा, फिर मारेगा। लेकिन आपका दूसरा मन कहता है अरे कुछ नहीं होगा, खाएंगे। तो ये जो जो बीच का द्वंद्व होता है, इसी को हम मस्तिष्क द्वंद्व भी कहते हैं। तीसरी हेडिंग आपको डालना होगा परा अहम। इसको हम सुपर ईगो के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि फ्रायड के अनुसार परा अहम व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात इसमें चेतना मन का समस्त गुणों का समावेश होता है, जिसमें यह स्पष्ट है एवं सही निर्णयों का चयन कर उससे कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर दिया गया है, पावलोव और स्किनर के सिद्धांत के बीच अंतर बताइए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है कि पावलोव और स्किनर के सिद्धांत के बीच हमें कुछ अंतर बताने रहेंगे। तो इसमें आपको लिखना होगा कि पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अनुकूलन, फिर से आप सुन लीजिएगा, अनुबंधन सिद्धांत या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने, पावलोव ने। ठीक है, आपको लिखना होगा तथा स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, दोनों सिद्धांतों के बीच अंतर निम्नलिखित है। पहले आपको डालना होगा, पहली आप इस तरीके से जो है पहले क्या करेंगे, इस तरीके से दो हिस्से में बांट देंगे और इस साइड यहां पर आपको लिखना होगा, इस साइड में आपको लिखना होगा क्या, अनुक्रिया अनुबंधन। ठीक है, और यहां पे आपको लिखना होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब यहाँ पे जो मैं बताऊंगा नंबर डाल के आप इस तरफ डालते चले जाएंगे और नंबर डाल के उसी के सामने, जैसे मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे डाला तो ये लाइन आपने 2 लिखी और यहाँ पर भी आप आराम से 2 लाइन लिख देंगे। फिर आप डालेंगे 2 नंबर, फिर यहाँ पर भी 2 लाइन लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लाइन लिखेंगे। तो इस तरीके से आप गैप डाल के चलते रहिएगा, जिससे आपको जो है आसानी भी रहेगी बाद में देखने में। चलिए, तो इसमें आपको पहले लिखना होगा अनुक्रिया अनुबंधन वाले में, इसमें आपको लिखना होगा कि अनुक्रिया अनुबंधन अनुक्रिया व्यवहार संबंधित अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, और वही चीज आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन में लिखना होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्रिया प्रसूत व्यवहार संबंधित अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, आगे आपको जो है यहाँ पे दूसरा नंबर अनुक्रिया अनुबंधन में लिखना होगा कि इस प्रकार के अधिगम से वंचित अनुक्रिया अथवा व्यवहार उत्पन्न करने में उद्दीपक का केंद्रीय भूमिका रहती है, इसीलिए इसे उद्दीपन जन्य अनुबंधन भी कहा जाता है। और उसी चीज को जो है आप दूसरा नंबर डाल के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में लिखेंगे कि इस प्रकार के अधिगम में क्या मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे कि इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रिया की केंद्रीय भूमिका रहती है, इसीलिए इसे अनुक्रियाजन्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अनुक्रिया अनुबंधन में जो है आपको तीसरा नंबर हेडिंग डाल के लिखना रहेगा कि इसमें अनुबंधन प्रक्रिया की शुरुआत किसी विशेष उद्दीपक द्वारा कोई निश्चित अथवा अनुक्रिया उत्पन्न करने के द्वारा होती है। वही चीज आपको तीसरी नंबर हेडिंग डाल के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में लिखना रहेगा कि इस अनुबंधन में शुरुआत सीखने वाले की उन अनुक्रिया को लेकर के होती है जो सीखने वाले द्वारा विशेष, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सीखने वाले द्वारा विशेष रूप से सीखने वाले के द्वारा कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर हेडिंग आपको डालना होगा किसमें, अनुक्रिया अनुबंधन में, और इसमें आपको लिखना होगा कि इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति अनुबंधित अनुक्रिया की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। हमें लग रहा है कि इतनी बार जो शब्द अनुबंधन प्रयोग किया जा रहा है तो आपको ना ही समझ में आता होगा, तो एक बार लिख लेंगे आप, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि प्रयोग में इसकी माप संभव है, जैसे पावलाव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा गिराई जाने वाली राल की मात्रा के द्वारा अनुबंधन शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसी में आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन में लिखना होगा कि इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति की अनुक्रिया दर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रयोग में इसकी माप संभव है, उदाहरण के लिए स्किनर ने चूहे वाले प्रयोग में लीवर को एक ऐसी बिल्डिंग प्रणाली में जोड़ा जा सकता है जिससे चूहे द्वारा लीवर दबाने की अनुक्रिया की दर का रेखीय चित्र प्राप्त
हो सके। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको 5वें नंबर हेडिंग डाल के किसमें, अनुक्रिया अनुबंधन में लिखना होगा कि इस अनुबंधन से सीखने वाला जरा भी स्वतंत्र नहीं है। इस तरह का उद्दीपन उसके सामने होता है, वह वैसा ही व्यवहार करने के लिए विवश होता है। यही चीज 5वां नंबर हेडिंग डाल के आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन में लिखना होगा कि इस प्रकार के अनुबंधन में सीखने वाले को करने की काफी कुछ स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो ये 5 आपके बहुत हैं, और भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 5 काफी रहेंगे। चलिए इसी में अगर हम देखें तो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नैतिक मूल्य क्या है। ठीक है, ये पाउलाउ स्किनर के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे नैतिक मूल्य क्या है आपका प्रश्न पूछा गया है। नैतिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता बताइए। ठीक है, नैतिक शिक्षा का महत्व आपको यहाँ पे बताना है, और साथ ही साथ उसकी आवश्यकता भी आपको यहाँ पे क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। ठीक है, किसको किसको, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, उसके बाद मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। सच्चाई को स्वतः साध्य मूल्य कहा जाता है। ठीक है, यह अपने आप में ही मूल्य पूर्ण है, क्या है, मूल्यपूर्ण है। इसका प्रयोग साधन की भांति नहीं किया जाता है। क्या, साधन की भांति नहीं किया जाता है, बल्कि यह स्वतः साध्य है। सभी विवादों में भी सत्य के अन्वेषण का प्रयास किया जाता है। सभी नैतिक मूल्यों का नैतिक आधार सत्य ही है। ठीक है, यद्यपि सत्य की एक व्यापक दार्शनिक अवधारणा है, लेकिन संक्षेप में इसे वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों कहा जाता है, अर्थात बिना किसी पूर्व आग्रह के किसी वस्तु स्थिति को देखना, समझना और व्यक्त करने को सच्चाई कहते हैं। बात करें, मनुष्य में दयालुता नाम का सद्गुण भी विद्यमान होता है। मनुष्य में अन्यों के प्रति दयालुता का भाव होता है। प्रायः वे अन्यों को कठिनाई में देखते हुए उनकी सहायता का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य यह स्वीकार करता है कि इस प्रकार की समस्या व घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। इसीलिए मनुष्य दयालुता के बोध के कारण ही एक दूसरे की सहायता का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे आपको हेडिंग डालनी होगी, नैतिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। क्या, नैतिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता हेडिंग डालनी होगी, और इसमें आपको लिखना होगा कि नैतिक शिक्षा बालक के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बालक के व्यवहार में यह परिवर्तन देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती है तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए तो नैतिक शिक्षा पहले जो है एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ करता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। बच्चे अब पाँव छूने की जगह पे नमस्ते करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी जो है प्रथाएं धीरे धीरे करके समाप्त की जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे नैतिक शिक्षा ही एक सब्जेक्ट गायब कर दिया गया है। बात करें, मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, और उसे समाज में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए बालक के सामाजिकरण के लिए उसे नैतिक शिक्षा दी जानी आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक विकास होता है और उसका दृष्टिकोण उदार बनता है। नैतिक शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का संतुलन विकास करती है। नैतिक शिक्षा के अभाव में बालक योग्य और आदर्श नागरिक नहीं बन सकता। वह अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को ना तो भली भांति समझ सकता है, और ना ही स्वयं की उन्नति कर सकता है, और न समाज व देश की समुचित सेवा ही। बात करते हैं, नैतिक शिक्षा मानव जीवन का आधार है, अतः इसका पाठ्यक्रम में समावेश अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न इसी में जो है 5वां नंबर आपका दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार, क्या, यहाँ पे आपका जो है प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संवेगात्मक विकास का अर्थ बताइए तथा संवेगात्मक विकास की विशेषता बताइए। संवेगात्मक विकास का अर्थ भी आपको बताना है और उसकी विशेषता भी आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसमें आपको उत्तर डाल के लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि संवेगात्मक विकास
संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है कि बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है, और इसका विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। बात करें संज्ञानात्मक विकास का, विकास एक विकासात्मक क्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, वृद्धि के साथ साथ ज्ञान अर्जित करता है तथा चिंतन, अधिगम तक और अमूर्त योग्यता में सुधार करता है। शारीरिक वृद्धि के तहत पहले 4 वर्षों में बालक का 80% मानसिक विकास हो जाता है। 22 से 24 वर्ष यह परिपक्वता तक पहुंचता है। बालक की उन सभी मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं का विकास, इसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी बड़ी कठिन और उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से सामर्थ्य पाता है। मानसिक विकास का संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। क्या? मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास ही आपका कहलाता है। बात करें जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास अनुकरण की बजाय खोज आधारित है। क्या? अनुकरण के बजाय खोज आधारित है। इसमें व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर कोई छोटा बच्चा जब जलते हुए दीपक को जिज्ञासावश छूता है तो उसे जलने के बाद एहसास होता है कि यह डरावनी चीज है, उससे दूर रहना चाहिए। बात करें संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं, हेडिंग आपको डालनी होगी और इसमें आपको 5 विशेषताएं लिखनी होंगी। पहली विशेषता आप लिखिए कि यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी आपको यहाँ पे विशेषता लिखनी होगी, यह व्यक्तिगत होती है। तीसरी आपको लिखनी होगी कि इसमें पूर्व अनुभवों का प्रयोग होता है। चौथी आपको लिखना होगा कि इसमें अनेक मानसिक क्रियाएं एक साथ सम्मिलित होती हैं। पांचवा आपको लिखना होगा यह विशिष्ट सूझ अथवा समझ को बताती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 5वें नंबर का जवाब भी मिल जाता है। इसी में अथवा करके एक प्रश्न और भी पूछा गया है 5वें में। बोलते बोलते गले में खराश हो जाती है। हाँ, इसी में अथवा करके बताया गया है फ्रायड एवं इरिक्सन। क्या? फ्रायड एवं इरिक्सन के सिद्धांत की तुलना कीजिए। फ्रायड और इरिक्सन के सिद्धांत की आपको यहाँ पे तुलना करनी है। तो चलिए पहले देखते हैं। फ्रायड और इरिक्सन दोनों ही मनोविश्लेषणवादी हैं और उन्होंने अलग अलग व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। ठीक है, तो पहले आपको हेडिंग डालना होगा समानता, फिर उसी प्रकार से आपको ऐसे 2 लाइन खींच देनी होगी। इधर आपको लिखना होगा फ्रायड। क्या लिखना होगा? फ्रायड। ठीक है, और इधर आपको लिखना होगा इरिक्सन। क्या? इरिक्सन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऐसे 2 तरफ हेडिंग डालनी होगी। यहाँ पर आप एक नाम एक डाल के इधर लिखेंगे, फिर वही चीज 1 नंबर डाल के इधर भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रायड में आपको लिखना होगा इन्होंने 5 महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो इरिक्सन महोदय ने भी 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। बात करते हैं फ्रायड जैविक और लैंगिक आधारों को महत्व दिया है, तो इरिक्सन ने फ्रायड की तरह जैविक और लैंगिक आधारों को महत्व दिया है। ठीक है, चलिए तीसरी यहाँ पे जो समानता देखने को मिलेगी, अहम इड परा अहम का प्रयोग किया है किसने? फ्रायड महोदय ने। तो फ्रायड का संरचनात्मक प्रतिमान इदम अहम परा अहम किसने? इरिक्सन ने भी स्वीकार किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 समानताएं आपको इन दोनों में देखने को मिलेंगी। अब चलिए आप डालेंगे ऊपर असमानताएं। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए समानताएं डाल रखे थे, तो फिर असमानताएं और फिर इसी तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा फ्रायड वाले में पहले में आप लिखेंगे कि अहम को व्यक्ति का कार्यकारिणी पहलू मानते हैं जो इदम और परा अहम के मध्य संतुलन करता है। ठीक है, इरिक्सन में आपको लिखना होगा कि अहम को व्यक्तित्व की स्वतंत्र संरचना मानते हैं। कौन? आपके इरिक्सन। ठीक है, फ्रायड आपके जो है इसमें दूसरा आपको लिखना होगा, इसमें लिखना होगा कि मनुष्य को अविवेकी प्राणी मानकर व्यवहारों की व्याख्या की गई है। किसने? फ्रायड ने की है। तो इरिक्सन में आपको लिखना होगा कि मनुष्य को विवेकी प्राणी मानकर व्यवहारों की व्याख्या किसने की है? आपके इरिक्सन महोदय ने की है। ठीक है, इस प्रकार से अब तीसरा नंबर डालेंगे और फ्रायड वाले में लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास में माता पिता के प्रभावों
को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, कौन? आपके फ्रायड महोदय। तो इरिक्सन वाले में 3 नंबर डाल के आप लिखेंगे कि इरिक्सन ने मनोऐतिहासिक परिस्थिति को व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। चौथा नंबर आप फ्रायड में डाल के लिखेंगे कि मूलतया प्रारंभिक बाल्यावस्था की अनुभूतियों को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व का विकास की व्याख्या की है। किसने? आपके फ्रायड महोदय ने। तो इरिक्सन में आपको लिखना होगा कि पूर्ण जीवन अवधि को ध्यान में रख करके व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की है। किसने? इरिक्सन महोदय ने। ठीक है, फ्रायड में आपको 5 नंबर हेडिंग डाल के लिखना होगा कि व्यक्तित्व विकास की व्याख्या में जैविक लैंगिक आवेगों पर सर्वाधिक बल डाला गया है। तो 5 नंबर आपको इरिक्सन में आप डाल के लिखना होगा कि इरिक्सन के जैविक लैंगिक आवेगों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर बल डालते हुए व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे पास दोस्त। क्या पूछा गया है? छठा नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे दिया गया है स्कैफोल्डिंग। क्या? स्कैफोल्डिंग के से क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको लिखना होगा कि स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ मचान या पाड़ है। क्या है? मचान या पाड़ है। ठीक है, मचान या पाड़ आप जानते होंगे ना, खेत वगैरह में जिस तरीके से होता है उस तरीके से। ठीक है, वही बता रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बात करें तो उन्होंने लिखा है बालक में सीखने के 2 स्तर होते हैं। ठीक है, लिखते हैं वाइगोत्स्की ने सीखने के इन 2 स्तरों का वर्णन करते हुए बताया कि बालक में एक स्तर वह होता है जिसमें बालक को सीखने के लिए किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है और वह स्वतः ही सीख जाता है। यहाँ बालक अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का पहला स्तर जो प्राप्त कर लेता है, लेकिन सीखने के दूसरे स्तर तक नहीं पहुँच पाता है। लिखते हैं वाइगोत्स्की ने सीखने के इस दूसरे स्तर को स्कैफोल्डिंग स्तर कहा है। क्या कहा है? इसके फोल्डिंग स्तर कहा है। उसमें लिखते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बालक को किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है। इसमें यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है। ठीक है, आगे लिखना होगा और यह प्रक्रिया बालक के लिए एक मचान का कार्य करती है। ठीक है, मचान का कार्य करती है। इसीलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे के द्वारा व्यक्ति के सहारे द्वारा बालक का सीखना ही इसके फोल्डिंग कहलाता है। इस सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती है बल्कि शुरुआत में होती है। हम यह जानते हैं कि किसी दूर की वस्तु को देखने या दूर की निगरानी के लिए व्यक्ति को मचाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे खेत में बताया नहीं अभी लगाया जाता है, पड़ती है, जिसके सहारे वह दूर के वातावरण को निगरानी कर सकता है। दूसरे व्यक्ति को अधिक ऊंचाई पर कार्य करने के लिए पाड़ के सहारे ही आवश्यकता होती है, जिससे वह अधिक ऊंचाई का कार्य आसानी से हो पाता है। वाइगोत्स्की ने बताया है कि इसी तरह सीखने के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बालक को यदि किसी बाहरी तत्व द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है तो वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका रहा। इसी में छठा नंबर में अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया है कि व्यक्तित्व के पहलुओं को समझाइए। क्या? व्यक्तित्व के पहलुओं को आपको क्या करना है? समझाना है। तो इसमें आपको जवाब देना होगा कि गैरिसन तथा अन्य। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा गैरिसन तथा अन्य ने व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलू बताए हैं। निम्नलिखित मतलब कई सारे बताए हैं, जो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। पहला पहलू ये बताया है कि क्रियात्मक पहलू। इसमें लिखते हैं कि व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है। ये क्रियाएं उसकी भावुकता, शांति, ठीक है, विनोद प्रियता, उसके बाद मानसिक श्रेष्ठता आदि को व्यक्त करती हैं। दूसरा आपको डालना होगा सामाजिक पहलू। इसमें आपको लिखना होगा कि व्यक्तिगत के इस पहलू का संबंध मानव द्वारा
दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभावों से है। इस पहलू में उन सब बातों का समावेश हो जाता है जिनके कारण मानव दूसरे पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। तीसरा बताते हैं कारण संबंधी पहलू। इसमें आपको लिखना होगा कि व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव के सामाजिक या असामाजिक कार्यों के कारणों और उन कार्यों के प्रतिक्रियाओं से है। ठीक है, आगे लिखना होगा यदि उसके कार्य अच्छे हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं, अन्यथा नहीं। चौथा जो है आपका अन्य पहलू, इसमें आपको लिखना होगा कि व्यक्ति के अन्य पहलू हैं, दूसरे पहलू हैं। दूसरों पर हमारा प्रभाव हमारे जीवन में होने वाली बातों और घटनाओं को हम पर प्रभाव, हमारे गंभीर विचार, भावनाएं और अभिवृत्तियां, ये आपको यहाँ पे डालना होगा। अब आप यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में जो है कह सकते हैं कि गैरिसन व अन्य ने लिखा भी है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, कि ये सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं परंतु इसमें कोई भी एक या सम्मिलित रूप से सब पूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन नहीं करते हैं। व्यक्तित्व इन सब का और इनसे भी अधिक का योग है। ठीक है, क्या इनसे भी अधिक का योग है या संपूर्ण मानव, संपूर्ण मानव है। ठीक है, क्या है, या संपूर्ण मानव है। आगे आपको लिखना होगा कि व्यक्तित्व के ये पहलू उसके विभिन्न गुणों कह रहे हैं, सॉरी, विभिन्न गुणों तथा पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। ये पक्ष व्यक्तित्व संगठनात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। इसीलिए बिसेंज, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बिसेंज एवं बिसेंज के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा भी है कि व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोण तथा विशेषताओं का संगठन है। क्या है, विशेषताओं का संगठन है। यह जीव शास्त्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण में के संयुक्त कार्य द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये आखिरी प्रश्न था किसका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो अभी तक आपने जो है क्या क्या देखा, आपने यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड आ देखा, फिर खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न देखा, और समय कम होने के कारण हम खंड सा को का जो है केवल प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे, केवल प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिया गया है खंडसा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप सभी को पता है, और इसमें केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है आपको 500 शब्दों में देना रहता है। ठीक है, इसी में आपका जो पहला प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, और वैसे अगर आप देखें तो 7वां प्रश्न, यह आपका पूछा गया है कि अल्बर्ट वेंडुरा, क्या, अल्बर्ट वेंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सामाजिक अधिगम के बारे में आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ भी रखा है कि सामाजिक अधिगम क्या होता है। जब आप किसी को कोई व्यवहार करते देखते हैं और उससे आप जब सीखते हैं तो वही आपका सामाजिक अध्ययन कहलाता है। इसके ऊपर आप आराम से बना के 5-7 हेडिंग डाल के आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बात करते हैं 8वां नंबर प्रश्न, ठीक उसी में पूछा गया है। क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। कौन से ऐसे तत्व हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी को, आपको आपके पर्सनालिटी को इफेक्ट प्रदान करते हैं, उस पर जो है आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर प्रश्न लिखा गया है कि टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टिप्पणी लिखना है किस पे, 2 यहाँ पे दिए गए हैं। पहला तो पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा, ठीक है, वो आपको बताना रहेगा। और दूसरा जो है आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, क्या, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हेडिंग्स आपको जो है ध्यान में रखना होगा और उनको हाईलाइट वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहती हैं। तो आपको बिल्कुल भी वही नहीं करना है, आप स्केच ले लीजिएगा, ब्लू कलर में ले लीजिएगा, ब्लैक कलर में ले लीजिएगा, 2-3 कलर में लेके रखेंगे तो वो अच्छे से देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हेडिंग वोडिंग अच्छे से बना लीजिएगा जिससे उससे आपका नंबर न कटे। 10वां नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि मैस्लो, क्या, मैस्लो का व्यक्तित्व का मानववादी सिद्धांत क्या है। मैस्लो के व्यक्तित्व का मानववादी सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं, गुण क्या क्या हैं, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। साथ ही साथ बात करें 11 नंबर प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पे पूछा गया है पावलोव
के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को और इसकी उपयोगिता को बताइए। ठीक है, उसकी क्या क्या उपयोगिता है ये भी आपको यहाँ पे बतानी रहेगी। 500 शब्दों में लिखना रहेगा, दोनों मिला के 1000 शब्द हो जाएंगे, आराम से पूरे हो जाएंगे। तो आप आराम से इनको कीजिएगा, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिए। और बाकी आपके और भी वीडियोस आएंगे, थर्ड पेपर के भी आएंगे, फोर्थ पेपर के भी आएंगे। वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए जो है अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।